गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे आप सबको मालूम है कि हम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कर रहे थे, उसमें हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन थी और जो उसके रिलेटेड आर्टिकल थे और हमने क्लासिफिकेशन सब कुछ कर लिया था। अभी हमने जो उसकी क्लासिफिकेशन में सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स थे, वो हमने कवर कर लिए थे लास्ट वीडियो में। अब हमारे जो रहते हैं वो गांधीयन प्रिंसिपल और जो लिबरल इंटेलेक्चुअल जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे रह गए हैं। ठीक है जी। तो अब आज हम जो ये करेंगे, आज हम इन दोनों को कवर करेंगे। तो फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं। और ठीक है जी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, मैंने आपको क्या बताया था। जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट प्लस या फिर कोई लोकल बॉडी बॉडीज एनीथिंग, मतलब कुछ भी लोकल बॉडी में कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ जाती हैं या एसोसिएशंस आ जाती हैं जो कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए होती हैं, और वो जो अंडर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर शेयर में आती हैं, उन सबको लोकल बॉडीज बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम ये जो भी बॉडीज हैं, जो भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जब भी कोई रूल बनाएगी, लॉ बनाएगी या फिर पॉलिसी बनाएगी, तो जब भी ऐसा कुछ बनाएगी तो उस जब ये बनाते समय उन वो क्या क्या, जैसे हम क्या करते हैं जब भी कोई चीज़, जैसे हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो हम जैसे घर को बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक मैप बनाते हैं। ठीक है। मैप बनाते हैं सो दैट कि हमें मालूम हो यहाँ पे ये होना चाहिए और यहाँ पे ये होना चाहिए। ऐसे ही ये भी एक रोड मैप है। जब भी आप पॉलिसी या लॉ बनाते हो या रूल बनाते हो तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें वेलफेयर ऑफ सोसाइटी का ध्यान रखना है। किसको रखना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल बॉडीज को, जब भी वो रूल बनाती हैं। ठीक है जी। तो ये जो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए जब भी रूल बनते हैं, तो जो जिन रूल्स को फॉलो करना होता है, जो जो उसमें आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं, उन सब के बारे में जो भी लिखा गया वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बताया गया है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, ये क्या चीज है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताई गई एक गाइडेंस है, एक आपको हम कह सकते हैं एक रोड मैप है, इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये आपको फॉलो करना है जब भी आपको पॉलिसीज बनानी है। सो दैट कि जो भी हमारी सोसाइटी है उनको हम जितनी हो सके हम उनको मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जो हम उनकी वेलफेयर देख सके, हम उनकी जो हमारा कर्तव्य है जो एक गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, वो उनको फॉलो कर सके। ठीक है जी। तो उसमें हमने क्या कर लिया था, हमने ये देख लिया था कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जो ये देखिए, जो ये आर्टिकल है, आर्टिकल 4, ये किसके रिलेटेड है? मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि जो आर्टिकल फर्स्ट जो आर्टिकल है, जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 किससे रिलेटेड था? सिटीजनशिप। ठीक है जी। मैंने आपको बताया था सिटीजनशिप। ठीक है। और आर्टिकल कौन कौन सा? 1 to 5। ठीक है, ये आर्टिकल्स मैंने आपको पहले भी बताया था। पार्ट 2 कौन किससे रिलेटेड है? शायद, ठीक है, सॉरी, ये माय मिस्टेक, ये सिटीजनशिप नहीं है, ये आपका जो है यहाँ पे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, ये माय मिस्टेक है। ठीक है, इसको आप ध्यान रख लें। ठीक है। ये सिटीजनशिप सेकंड है, पार्ट जो सेकंड है उसमें है। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है जी। ये कभी कभार हो जाता है, हम भी इंसान हैं, गलती कर लेते हैं। तो ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है जी। और पार्ट 2 में कौन सा है? आपका सिटीजनशिप। ठीक है जी। सिटीजनशिप वो क्या है? 6 to जो 11 तक का है। ठीक है जी। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी। जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कहाँ से कहाँ है? 12 टू लेके 35 तक। ठीक है। और जो अभी हम कर रहे हैं वो क्या है? पार्ट 4, डीपी
एसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो कहाँ कहाँ से लेके हैं 36 टू 51। तो ये आपको सब ध्यान में रखने हैं, ठीक है जी। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने कहाँ से लिए थे, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये यूएस से लिए थे, ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने कहाँ से लिए, आयरिश, ठीक है जी। तो ये आपको जो हमने जो सिटीजनशिप है वो कहाँ से, यूके, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से हमने सिटीजनशिप ली है। तो ये आप सबको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो इसके रिलेटेड कुछ भी एमसीक्यूज बनते हैं हम इसको भी डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, जहाँ पे इसको हम समराइज करेंगे, वहाँ पे हम एमसीक्यूज बेस में जो भी प्रीवियस ईयर जो एमसीक्यूज इसके रिलेटेड होंगे हम उसको सारे को कवर करेंगे, वहाँ पे भी एक इसको इलेबोरेट वे से अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जो हम मेन जो हमारा पर्पस है वो क्या था, हमने क्या क्या कर लिया था इसके रिलेटेड, जो हमने सोशलिस्टिक कर लिए थे, आज हम पॉलिटिक जो इसके जो गांधीयन हैं वो उसको कवर करेंगे, ठीक है। गांधीयन जो इसके हैं, और उसके बाद जो लिबरलाइज इंटेलेक्चुअल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है जी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल से, ठीक है जी। गांधीयन प्रिंसिपल देख लेते हैं, ठीक है जी। जो आर्टिकल 40 है, ठीक है, जो आर्टिकल 40 है वो क्या कहता है, गांधीयन जो उसमें प्रिंसिपल में, कि जो विलेज पंचायत की जो राइट्स, ठीक है, जो विलेज पंचायत होती है उसको ऑर्गेनाइज करना, उनकी जो नेसेसरी पावर है एंड अथॉरिटी, ठीक है जी, क्या क्या, इसको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है जी, इसको पावर देनी, ठीक है जी। और जो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी और फंक्शंस, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबको जो कौन डील करता है, कि क्या इसकी पावर होनी चाहिए, क्या इसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कैसे काम करेगा, कैसे इसका फंक्शन होगा, ये सब जो विलेज पंचायत, ये मैं आप किसकी बात कर रहा हूँ, विलेज पंचायत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। विलेज पंचायत की जो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके फंक्शन क्या होने चाहिए, ये किसके, किस आर्टिकल के अंडर है, आर्टिकल 40। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 40 क्या बोलता है कि विलेज पंचायत की क्या पावर होगी, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको पावर, उसकी पावर क्या होगी, उसकी अथॉरिटी क्या होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, और उसके फंक्शंस क्या होंगे, इसके बारे में कौन डील करता है, आर्टिकल 40, ठीक है जी। आर्टिकल जो 43 है, अब आप ये भी देखिए, हमने आर्टिकल 43 जो था, हमने जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल थे उसमें भी कवर किया था, ठीक है। जो आर्टिकल 43 ए जो था वो क्या बोलता था, कि मैंने जो सोशलिस्टिक में हमें 43, मैं यहाँ पे आपको आर्टिकल 43 ए, हमने जो 43 ए सोशलिस्टिक में पढ़ा था, सोशलिस्टिक जो हमने प्रीवियस वीडियो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, ठीक है जी, उसमें हमने कवर किया था 43 ए, ठीक है। अब 43 ए, 43 यहाँ पे भी है, 43 ये बी है, ये वाला बी है, ठीक है जी। तो 43 ए क्या बोलता है कि जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स हैं वो क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, मैनेजमेंट में, ठीक है जी। तो इसके रिलेटेड आर्टिकल कौन सा था, 43 ए। लेकिन जो 43 है वो किसके रिलेटेड, टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्री। आप सबको मालूम है गांधी जी को क्या, गांधी जी ने क्या बोला था, कि स्वदेशी जो कपड़ा है उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने जब भी कोऑपरेटिव, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स थी, कोऑपरेशन मूवमेंट्स थी, उनमें क्या किया था कि विदेशी कपड़ों को आप बाइकआउट करोगे, और जो स्वदेशी कपड़े हैं उनको, तो जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो स्वदेशी हैं, इसलिए प्रमोट करने के लिए वो गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि हम उनको प्रमोट करेंगे, इस इंडस्ट्री को, कौन सी, जो कॉटेज की है। तो वो उसके रिलेटेड जो और इनके जो ऑपरेशंस हैं वो कहाँ पे होंगे, वो ऑन द रूरल एरियाज में, सो दैट की जो लाइवलीहुड है, जो भी इनकी अर्निंग्स हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, अगर कॉटेज इंडस्ट्री होगी तो हम उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, उससे क्या होगा, उनका लेवल ऑफ जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा। तो उसके रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, 43, ये आपको ध्यान में रखना है कि कॉटेज इंडस्ट्री को जो प्रमोट करना है वो आर्टिकल 43 ए है, 43 है। 43 ए क्या बोलता है, वो जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, तो उसमें क्या बोलता है कि वर्कर जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में, ठीक है जी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 43 देखिए,
ये अलग अलग इसीलिए लिखे हैं कि ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है और ये गांधीयन प्रिंसिपल है, तो अलग अलग हैं। लेकिन ये जो 43A है, 43 है, वो आपका किसके रिलेटेड है? ये इंडस्ट्री के रिलेटेड है, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के। जो आपका 43A है वो जो वर्कर्स हैं उनका, जो वर्कर्स है उनका पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, ठीक है जी। अब 43B क्या बोलता है? वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है जी। जो आप वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए होता है या फिर आपका कॉमन गोल होता है, उसके लिए आप कोई क्रिएट करते हैं, वॉलंटरली क्रिएट करते हैं, वो 43B में आता है, ठीक है जी। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। कोई भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो सकती है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो सकता है, तो वो जो ऑटोनोमस फंक्शनिंग हो सकती है, जो ऐसी जो भी सोसाइटीज हैं, ठीक है जी, जैसे प्रोफेशनल्स हैं वो इकट्ठे होकर कोई वॉलंटरली फॉर्मेशन करते हैं, तो वो उस सब के लिए कौन सी आर्टिकल है? 43B, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपका आ गया 46 आर्टिकल। 46 आर्टिकल क्या करता है कि टू प्रमोट द वॉलंटरली to promote the education and economical interest of SC ST weaker section of society to protect the social justice and exploitation। अभी क्या था, जो पहले के टाइम क्या था कि जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब था, आप सबको मालूम है, इनको काफी डिप्रेस किया गया था, प्रेस किया गया था। बट अभी क्या है, इंडिया के जो संविधान है उन्होंने सबको इक्वलाइज करने के लिए क्या किया गया कि इन्होंने ऐसे रूल बनाए, जैसे एजुकेशनल जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट की जो भी कोई इंस्टीट्यूट हो या कोई पॉलिसी बनाओगे कुछ भी, तो आप किस किस को ध्यान में रख के बनाओगे? जो एससी और एसटी इनकी वेलफेयर, और या फिर वीकर सेक्शन, जैसे कोई भी वीकर सेक्शन हो सकता है। जैसे अब ईडब्ल्यूएस है, तो हम जनरल के लिए, जो जनरल्स हैं उनके लिए भी अब बन गया है। तो जो वीकर सेक्शन है उनको ध्यान में रखते हुए अगर उनके जो एजुकेशन या इकोनॉमिकल पर्पज के लिए कुछ भी उनके इंटरेस्ट के लिए बनाते हैं, तो आर्टिकल जो 46 है वो डील करता है कि अगर आप जब भी कोई ऐसी जो कोई पॉलिसी बनाते हैं या रूल बनाते हैं, तो आप इनका ध्यान रखेंगे, सो दैट कि इनकी भी जो हमारी जो इंडिया है, इंडिया का जो कल्चर है वो सबको मिलाकर बनता है। इसमें रेस का कोई स्थान नहीं है, कोई कलर का स्थान नहीं है, कोई कास्ट, सब इक्वल है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, सबके लिए संविधान एक है। तो इसीलिए जो हमने क्या किया, जो हमारे संविधान था उसमें क्या किया, ये एक 46 आर्टिकल इंसर्ट किया गया, सो दैट कि जो भी हमारे जो नीचे के जो वर्ग थे उनको भी उठाया जाए। सो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? 46, ठीक है। 47 आर्टिकल क्या बोलता है आपका? टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेट ड्रिंक्स। क्या कि अगर आप जो 47 क्या बोलता है कि अगर आप कोई ड्रिंक करते हो जो आपकी जो हार्ट डिजीज फॉर द हेल्थ है, अगर वो ऐसी है, तो जो स्टेट की जो पॉलिसी होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसको प्रोहिबिट करने की होगी, ठीक है जी। कोई भी रूल बनाएगा तो वो इस आर्टिकल को देख के ही बनाएंगे। अगर कोई ऐसी जो ड्रिंक है या फिर कोई ऐसा पदार्थ है जो जिससे हमारी हेल्थ पे फर्क पड़ता है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको प्रोहिबिट करेंगे। तो ऐसा जो आप जब भी आप पॉलिसी या रूल बनाते हैं, तो इस आर्टिकल के ध्यान में रख के बनाएंगे, ठीक है जी। 48 आर्टिकल क्या बोलता है? प्रोहिबिट स्लेटर ऑफ कॉज एंड कास्ट। अब हम मानते हैं कि भारत में क्या है, भारत में हम काऊ को क्या मानते हैं? गौ माता, ठीक है जी। हम इसको क्या एक माँ का दर्जा देते हैं, ठीक है जी, माँ का दर्जा देते हैं। बट यहाँ क्या है कि जो यहाँ पे जो स्लॉटर, मतलब जो गाय का मांस या फिर जो बछड़े हैं उनका मांस अगर कोई पकड़ा जाता है, उसके लिए काफी दंडनीय अपराध है। तो इसके लिए प्रोहिबिट करना, ठीक है जी। तो ऐसे रूल बनाने, ऐसी पॉलिसी बनानी, ऐसे लॉ बनाने कि इस ऐसा कुछ भी ना हो कि काऊ या काव्स जो उनके बछड़े हैं उनको कोई भी तरह का परेशानी ना हो, या फिर उनके साथ जो हम बोलते हैं कि यार ये जो लोग, जैसे कि हमें मालूम है कि जो लोग कुछ लोग इनका सेवन करते हैं, खाना खाते हैं, मतलब काउस का, तो हम उनको प्रोहिबिट करेंगे, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में क्या, भारत को काउ के क्या बोला जाता है? माता का दर्जा दिया जाता है। तो ऐसा कुछ रूल बनाएंगे जो इसको प्रोहिबिट करेगा, काउ एंड काप्स के जो स्लॉटर को, ठीक है जी। तो नेक्स्ट, ये जो गांधीयन प्रिंसिपल थे जो अहिंसा परमो धर्म का, जैसे कि आपको सबको लग ही रहा था कि ये सबको क्या क्या, ये देखिए, ये पंचायत को प्रमोट करते थे, विलेज लेवल को, ठीक है जी, प्रमोट करते थे, आपकी कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, एसोसिएशन को,
प्रमोट करते थे ST SC को, ठीक है जी, या फिर जो वीकस जो सेक्शन था उसको प्रमोट करते थे। और ये किसके किसके अगेंस्ट थे? जो ड्रिंक के अगेंस्ट थे, और क्या था, जो मांस जो आपका स्लॉटर है, जो काऊ का स्लॉटर है, ये काउस का, ये उसके अगेंस्ट थे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो लिबरल इंटेलेक्चुअल जो था, लिबरल इंटेलेक्चुअल जो हमारा था, उसको इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके रिलेटेड जो अब हम वन बाय वन करेंगे, हमने क्या जो गांधीयन प्रिंसिपल हैं वो हमने कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। अब हमारे 44th जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल हैं हम उसको कवर करेंगे। तो आर्टिकल 44 जो आर्टिकल है डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर लें और आप इसको अपने माइंड में ऐसे मार्क करके रख लें कि ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल के अगेंस्ट है, कौन से आर्टिकल में, 44 में, और किसके अंडर आता है, लिबरल इंटेलेक्चुअल में, ठीक है। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंडर आता है, DPS में आता है। और ये आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपको ये पूछा जाएगा आर्टिकल 44 डील्स विद द DPS या फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये DPS है। या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है लिबरल इंटेलेक्चुअल है, गांधीयन इंटेलेक्चुअल या सोशल प्रिंसिपल है, कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये लिबरल है, ठीक है जी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि पूरे देश में एक ही रूल, एक ही कोड, सिविल कोड होने चाहिए। कोई भी मैरिज हो या फिर कुछ भी आपके घर में कोई फंक्शन हो या जन्म हो, तो सबके लिए, कोई रंग, कोई कास्ट, कोई ऐसा रेस या फिर कोई भी धर्म को अलग रख के सबके लिए एक जैसे रूल, एक ही रूल होंगे सबके लिए। उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि उसमें ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कुछ भी नहीं, सबके लिए एक ही रूल है। अगर मैरिज के लिए तो सबके लिए एक है, अगर कोई जन्म लेता है, हम फंक्शंस करते हैं, उसके लिए सबका एक है। तो ऐसे जो रूल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स। तो आपको ये भी बता दूं कि जो गोवा है, गोवा ऐसी स्टेट है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो किया जाता है, ठीक है जी। इंडिया की फर्स्ट स्टेट यही है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो करती है। सेकेंडली 45 आर्टिकल है, 45 आर्टिकल क्या बोलता है, टू प्रोवाइड द अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड द फॉर द चिल्ड्रन एंड अंडर द 6 एज, ठीक है जी। तो ये जो आर्टिकल है, मैं आपको फिर से ये बताऊं कि ये जो आर्टिकल 45 है, इसको 21A के अंडर जो एजुकेशन है, अर्ली एजुकेशन है, जो 6 तक की है, 1 to 6 ईयर तक की है, इसको जो हमारी अमेंडमेंट थी 86th अमेंडमेंट, उसके अंदर इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, ठीक है जी। ये आपको आगे हम कराएंगे, पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि DPS में ये 45 आर्टिकल में था, ठीक है। अब आर्टिकल 48 क्या बोलता है, टू ऑर्गेनाइज द एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक, कि क्या ऑर्गेनाइज कि एग्रीकल्चर और जो एनिमल हस्बेंड्री है उनको मॉडर्न जो वे है, आज की टेक्निक है, उनके साथ चलाया जाए, सो दैट कि हम भी जो आज की साइंटिफिक दौर है, मॉडर्न इरा है, उसके साथ चल सके, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बोलता है 48 ए क्या बोलता है, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है जी। 48 आर्टिकल, इसको भी आप मार्क कर लें, ठीक है। और इसको भी आप मार्क कर लें, क्यों, मैं आपको इसको ये इसलिए मार्क करवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे कि हम जो इंडिया है वो 70% डिपेंड कहाँ पे है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पे। तो जो आप ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारा जो बेसिक क्या बोलते हैं कि हमारा इंडिया का जो बेसिक है वो क्या है, विलेज। तो विलेज का जो पंचायती राज था 40 आर्टिकल, वो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बेसिक इंडिया का जो बेस है वो क्या है, अभी के लिए क्या है, विलेजेस, और अभी के लिए क्या है, एग्रीकल्चर। धीरे धीरे हम जो मॉडर्नाइज वे में जा रहे हैं, तो हम भी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को भी साथ में लेके चलेंगे, तो ही हम अगली जो धरोहर है इसको अगली जनरेशन तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही 48A आर्टिकल है जो इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करने के रिगार्डिंग है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो सेफ गार्ड के लिए तो DPS में लिखा गया है। तो ये जो प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स दिए गए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ऐसे रूल बनाओ जिससे क्या होगा, फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एनवायरनमेंट को उनको सेव किया जाए, ठीक है जी। ऐसे रूल बनाने हैं या फिर रूल बनाने या पॉलिसी बनानी है जिससे क्या, एनवायरनमेंट को, जैसे कि आपको मालूम होगा
जो हिमाचल प्रदेश है उसने क्या बोला हुआ है कि आप कुछ भी पेड़ जो काटने हैं, अगर आपको फॉरेस्ट काटने हैं तो आपको यू हैव टू टेक अ परमिशन। इवन आप अगर अगर आप अपने ही जो बाग हैं बगीचे हैं उनमें भी अगर पेड़ काटने हैं आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये क्या है, एक पॉलिसी है और एक लॉ है कि टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, क्योंकि आज हम सबको मालूम है कि जो हमारा एनवायरमेंट है वो पोल्यूशन के कारण काफी दूषित हो गया है। ठीक है, तो हम अगर चाहते हैं कि हमें लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, पीसफुल लाइफ चाहिए तो हमें इन्वायरमेंट को सेव करना ही होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो वाइल्ड लाइफ है उनको सिक्योर करना ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं 49th आर्टिकल क्या बोलता है। 49th आर्टिकल आपका बोलता है कि जो टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट एंड आर्टिशियन इंटरेस्ट, हिस्टोरिक इंटरेस्ट। तो क्या बोलता है कि जो भी आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, लाइक ताजमहल हो गया, आपके कोई भी ऐसे, जैसे आपका जैसे लाल किला हो गया, आपका जो आपके इंडिया गेट है, ऐसे जो जैसे आप ये बोल सकते जलियांवाला बाग हो गया। तो ऐसे जो कि हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं या प्लेसेस हैं जैसे ताजमहल है, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक एसिड जो होती है, रेन होती है, रेन के कारण उसका जो कलर है वो येलो हो रहा है, आप सबको मालूम है। तो जो गवर्नमेंट है क्या बोलते हैं कि इसको हम फिर से रिवाइव करेंगे, फिर से वैसा ही बनाएंगे। तो क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जो ये मॉन्यूमेंट से वैसे के वैसे रहें और आने वाली पीढ़ियां भी हम हमारी जो हिस्ट्री है उसके बारे में जान सके। तो वो तभी जान सकते हैं अगर इन प्लेसेस को हम एक प्रोटेक्टिव वे में रखेंगे, तो ही वो इन जो जगहों का एंजॉय कर सकते हैं, उनको हमारी हिस्ट्री का मालूम हो सकता है। जैसे आज हम हैं, हमें जो ताजमहल बने बने हुए काफी साल हो गए, जैसे सदियां ही हो गई हैं, 300-400 साल जब बनाया गया था, लेकिन आज भी हम देखते हैं उसका जो ब्यूटी है उसको हम इंजॉय करते हैं। अगर ऐसे ही इंजॉय करते रहें तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे प्लेस हैं, जैसे हवा महल है जयपुर का, अगर उनको देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी जो सो दैट कि उसका जो सराउंडिंग एरिया है उसको हम कवर अप करें, या फिर ऐसी पॉलिसी बनाएं कि उनको हम क्या करें कि हम उनको प्रोटेक्शन दें और उनको टाइम टू टाइम उनकी रिपेयर हो, सो दैट कि वो इन फ्यूचर भी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी जो ब्यूटी का मजा आनंद ले सकें। ठीक है जी। आर्टिकल, और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना, सेपरेट करना, कौन सा 50-50, आपको याद रखना है। 50-50 का मतलब क्या है कि दोनों की पावर सेम है बट अलग अलग है। जुडिशरी जुडिशरी क्या करेगी, लॉ बनाएगी। ठीक है जी, लॉ बनाएगी। और एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, उस लॉ को इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है जी, इंप्लीमेंट करेगी। तो ये दोनों क्या हैं, अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। तो कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 क्या बोलता है, इंटरनेशनल पीस, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आपको ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी है, ऐसे लॉ बनाने हैं जो कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करते हो। ठीक है, तो ये आपके जो थे तीन प्रिंसिपल, दो क्लासिफिकेशन थी, कौन कौन से, पहले हमने सोशलिस्टिक देख लिया, फिर हमने गांधीयन देख लिया, फिर हमने लिबरल देख लिया। तो आप सबको ध्यान में रखना है कि प्रोटेक्शन की जितनी भी बातें हैं, इन्वायरमेंट हो गया, इंटरनेशनल हो गया या मॉन्यूमेंट्स हो गया, तो रिलेटेड किसके है, लिबरल। और जो आपका जो कॉटेज इंडस्ट्री जैसे विलेज लेवल के जो भी काम है, एसोसिएशन से, वो कहाँ पे है, गांधीयन। तो आपको ऐसे करके आपको याद रखना है। ठीक है जी। अब आगे हम देख लेते हैं जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो इंसर्ट किए गए थे 1976 में, 42 जो अमेंडमेंट थी। 42 अमेंडमेंट 1976 को क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है, इसमें काफी अमेंडमेंट्स की गई थी। फर्स्ट एंड लास्ट जो प्रियम्बल में, लास्ट जो प्रियम्बल में अमेंडमेंट की गई थी वो भी यहीं पे थी, प्रियम्बल में। ठीक है, जो अमेंडमेंट की गई थी वो भी इसी जो अमेंडमेंट के अंडर ही की, इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो जो आर्टिकल 39 है, ठीक है जी, आर्टिकल जो 39 है कौन सा है, टू सिक्योर द राइट एडिक्वेट एंड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑल द सिटीजन टू इक्वेट। ठीक है जी, ये कौन से, टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर्टिकल बोलता है, वो इंसर्ट कब किया गया था, ये आपका आर्टिकल जो है आपका 42nd अमेंडमेंट में। तो 39 आप ऊपर देख सकते हैं, हमने किया हुआ है जो अपन का प्रिंसिपल जो
सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में उसमें कवर किया है कि अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ एंड डेवलपमेंट फॉर द चिल्ड्रन, उसको सिक्योर करने के लिए 39 जो आर्टिकल है वो डील करता है। 43 आर्टिकल जो डील करता है वो कौन सा है, आप सबको पता है। 43 आर्टिकल हमने ऊपर ही पढ़ा है अभी, जो गांधीयन में था कि जो हमारा इंडिविजुअल कॉटेज इंडस्ट्री को उसको प्रमोट करना, तो 43 आर्टिकल है, ठीक है जी। 43 ए क्या कौन सा आर्टिकल है आपका, 43 आर्टिकल जो है कि वर्कर जो है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है जी, ये भी आर्टिकल 42 में। और 48 ए जो है वो किसके रिलेटेड था, आप सभी ने ऊपर पढ़ा है, पार्टिसिपेशन जो इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो इन्वायरमेंट की जो और प्रोटेक्शन करनी, सेफगार्ड करनी, और जो हमारा जो फॉरेस्ट है और लाइफ जो वाइल्ड लाइफ है उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड पॉलिसीज वो सब कब इंसर्ट किए गए, 42nd अमेंडमेंट के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो जो हमारी जो नेक्स्ट जो अमेंडमेंट थी 44th अमेंडमेंट में, वो कौन सा ऐड किया गया था। 44th जो अमेंडमेंट है उसमें 38 आर्टिकल ऐड किया गया था। और जो 38 आर्टिकल क्या बोलता है कि जो इनकम इनइक्वालिटीज हैं, इनइक्वालिटी आप ऊपर पढ़ सकते हैं, इनइक्वालिटीज किस किस में इनइक्वालिटीज हो सकती है, आपकी इनकम इनइक्वालिटी हो सकती है, स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में, ठीक है जी। और किस किस में आपकी जो इनइक्वालिटी हो सकती है, जैसे हम इसी में देख लेते हैं इनकम में कि क्या, कि कोई इंसान है वो अमीर का अमीर नहीं होना चाहिए, मतलब अगर कोई इंसान है वो अमीर ही होता जाए, अमीर ही होता जाए, और दूसरा गरीब होता जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब, अगर इसको भी 1 रुपया जा रहा है तो इसको भी 1 रुपया जाना चाहिए, इसको 2 जा रहे हैं तो इसको भी 2 जाने चाहिए, इसको 3 जा रहे हैं तो इसको भी 3 जाने, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हम पॉलिसी बनाएंगे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कि सबका लिविंग स्टैंडर्ड सेम रहे, कोई अमीर का अमीर होता ना जाए, गरीब का गरीब होता ना जाए, ठीक है जी। ये आर्टिकल कौन सा बोलता है, ये आपका 38 आर्टिकल बोलता है। ऐसे ही किसी का एक स्टेटस है और दूसरे का स्टेटस है, तो एक का स्टेटस बढ़ता ना जाए और दूसरे का कम होता जाए, ऐसे नहीं। जैसे कि आपको पता है ऊपर एसटी एससी को प्रमोट किया, तो क्या कि जो लेवल ऑफ जो उनको पहले उनको हम क्या बोलते हैं, जो आप अगर आप सब विलेज लेवल में गए होंगे तो आपको देखा गया होगा, जो पहले पिछड़े वर्ग थे उनको काफी धिक्कारा जाता था, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो भारत का संविधान है, उन्होंने क्या किया, उनके स्टेटस को इक्वल कर दिया। तो अब क्या किया, उनको इक्वल करने के लिए जो उनका जो लेवल है उनको रेज किया, उनको जनरल के इक्वल ले आए। और अब क्या है कि हम सब एक जैसे ही हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, उन सबका स्टेटस एक है, सबकी कोई कास्ट नहीं है, हम सब भारतीय हैं। हम सभी एक ही जो देश के निवासी हैं, हमारे लिए संविधान एक है, ठीक है। हमारे लिए कोई भी कम नहीं है, कोई भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। कोई रंग कोई कलर से हमें कोई फर्क नहीं है, हम सब जानते हैं हम भारतवासी हैं, ठीक है जी। उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी, की एक को अपॉर्चुनिटी ज्यादा दी जाए और एक को कम, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सा आर्टिकल है, 38 डील करता है, ठीक है जी। और 46 जो 86 मैंने आपको ऊपर बताया कि 86 जो अमेंडमेंट थी, 45 आर्टिकल जो था, मैंने आपको बताया एजुकेशन के रिलेटेड था, कि जो कंपलसरी एजुकेशन 1 टू एलिमेंट्री जो 1 to 6 एज तक की थी, उसको हमने फंडामेंटल राइट बना दिया था 21 ए आर्टिकल के अंदर। तो वो कौन सा था, वो 86 अमेंडमेंट थी 2022 की, ठीक है जी। ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था। नेक्स्ट जो 97 आर्टिकल है, 97 जो आपकी मैं थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है। अब 97 अमेंडमेंट क्या बोलती है 2021 की 11 की, कि उसने क्या किया गया था, 43 जो आर्टिकल 43 भी आर्टिकल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेटेड था, कि आप क्या कर सकते हैं कि एसोसिएशन जो बना सकते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट की, कोई भी जो क्या करता है कि प्रमोट फॉर्मेशन, वॉलंटरली फॉर्मेशन जो होती है, जैसे हम वॉलंटरली कोई भी एक कॉमन गोल के लिए, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी या फिर प्रोफेशनलिज्म के लिए अगर कोई सोसाइटी बनाते हैं, तो उसको हम क्या है, हम उसके रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो किस में हैं, 43B के। तो जब भी ऐसी कोई हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट की कोई अगर सोसाइटी बनाते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, तो हम क्या ध्यान में रखेंगे, 43B के रूल को ध्यान रखेंगे, तब ही वो, और वो कौन से आर्टिकल के अंदर है, 97 अमेंडमेंट 2011 के अंडर इसको बनाया गया था। तो
ये जो वीडियो थी, यहाँ तक की जो मैंने आपको जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है मैंने आपको सब कवर कर दिए हैं। अब तक के जितने भी हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जो हमने क्या किया, डीपीएसपी की जो मीनिंग था, ठीक है जी, उसके जो आपके आप हमने स्टेट कि स्टेट क्या चीज़ है, मैंने आपको उसके बारे में बताया कि स्टेट वही है जहाँ पे आर्टिकल 12 आर्टिकल 12 ऑफ फंडामेंटल राइट्स उसमें बताया गया है कि स्टेट क्या चीज़ है। स्टेट कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, लोकल बॉडी हो सकती है, ठीक है जी, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी हो सकती है। तो मैंने आपको अच्छे से बताया स्टेट क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके रूल्स, उसके फंक्शंस क्या हैं डीपीएसपी के, और उसकी नेचर क्या है, ठीक है। तो अब हम समराइज करते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो हमारी जो सोसाइटी के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं कि हम जो वेलफेयर, हम जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है जी, फंडामेंटल राइट क्या है कि फंडामेंटल मेरे को राइट है कि मेरे को एजुकेशन पढ़नी है, तो मेरे को कोई रोक नहीं सकता कि हाँ जी जी मेरे को अगर 1 to 6 की एज के अंडर हूँ तो मेरे को एलिमेंट्री एजुकेशन है, फ्री है, तो मैं कहीं भी कोई भी मेरे को ये फंडामेंटल मेरे से नहीं छीन सकता। आर्टिकल जैसे 17 है, अनटचेबिलिटी के रिलेटेड है, तो हमें क्या है कि कोई भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता कोई की अनटचेबिलिटी की छुआछूत वाला काम, तो वो कोई अगर कोई करता है उसके लिए पेनल्टी है। तो ऐसे ही जो ये डीपीएसपी हैं वो क्या है, डीपीएसपी क्या है, एक ऐसी गाइडेंस है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस है किस किस को, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो लोकल बॉडीज हैं, कि आप जो भी रूल बनाएंगे वो किसको ध्यान में रख के बनाएंगे, आप वेलफेयर ऑफ सोसाइटी को ध्यान में रख के बनाएंगे। और उनके लिए जो आर्टिकल्स हैं, उनके लिए जो रूल्स हैं, वो जो ये आपके ऊपर जो हमने प्रिंसिपल पढ़े हैं, ये सारे रूल्स उसमें इंप्लीमेंट होंगे, तो ही आप लॉ एंड रूल बनाएंगे, तो ही आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो रूल बने हैं या फिर आपने कोई लॉ बनाया है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है जी। तो यहीं पे हम आपका जो आप होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अंडरस्टैंड हुआ हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है आप प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड कमेंट करें, सो दैट कि मुझे भी आइडिया हो कि कहाँ पे मेरी अगर कमी है कहीं पे तो आप बताएं, मैं उसको कवर अप करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।